हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था कैस्टाइल ने पूरी की पूरी वॉर का इंतजाम रेवन एडमिट पे डाल दिया होता है। रेवन बोल रहा होता है कैस्टाइल तुम बहुत बड़ी कमीने हो, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो तुम्हारे कहने पे ही किया है और आज तुमने यहाँ पे होने वाली वॉर का पूरा इंतजाम मेरे ऊपर डाल दिया है। तुमने ये बहुत ही गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि छोड़ोगे तो तब जब तुम बचोगे। ये बोलने के तो अपने सोल्जर्स को बोल के उसे जेल में डलवा देता है। वहीं घबराते हुए एड्रिक सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। अगर मुझे पता होता ना कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। तभी ड्यूक कैस्टाइल बोलता है एल्ड्रिक चलो मुझे एक रीजन दो कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों छोड़ूं। एड्रिक बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट है, वो सीक्रेट आपके ऑफिस एम्पायर को आगे बढ़ने में ना काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ड्यूक कैस्टाइल बोल रहे होते हैं क्या एक ऐसा सीक्रेट जो कि हम लोग को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। वही सीन चेंज होता है, हमें थर्डलैंड सिटी का सीन दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर हम देखते हैं प्रिसिलिया एडगर को, जो कि हमारे रेन एडगर की बड़ी बहन है। प्रिसिलिया के पास में आते हुए उसकी चीफ मेट बोल रही होती है मिस प्रिसिलिया यंग मास्टर रिंग की तरफ से ना आपके लिए एक लेटर है। उनकी चीफ मेट लिया एलाइस ने ये लेटर लिखा है। रेन का नाम सुनते ही जो हमारी प्रिसिलिया होती है वो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। प्रिसिलिया सोच रही होती है कि देखते देखते हमारा रेन कितना बड़ा हो गया है, अब जब भी मेरे पास में टाइम होगा ना मैं उसकी टेरिटरी जरूर जाऊंगी। फिर जैसे ही प्रिसिलिया रिंग लेटर को पढ़ती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। गुस्सा करते हुए प्रिसिलिया बोल रही होती है ग्वेन विलास को यहाँ पे बुला के लेके आओ। इन कमीने हॉलकर फैमिली वालों की ना हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है। ग्वेन बोल रही होती है ठीक है मिस प्रिसिलिया, मैं भी उसको लेके आई। थोड़ी देर बाद में हम देखते जो विलास होता है प्रिसिलिया के सामने आ गया होता है। विलास पूछ रहा होता है एल्डेस्ट मिस क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। प्रिसिलिया बोल रही होती है विलास तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, मुझे पता भी नहीं चला ना कि तुम लोग की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने गद्दारी कर दी। चलो अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, मुझे फटाफट से बताओ क्या कि तुम्हारी गद्दारी करने के पीछे रीजन क्या है। शौक होते हुए विलास बोल रहा होता है एल्डेस्ट मिस आखिर यहाँ पे क्या बोल रही हैं? आपसे यहाँ पे किसी ने कह दिया कि हमारी हॉकर फैमिली गद्दार है और आपने मान लिया। आपने हमारी हेल्प करी थी, इसी वजह से लास्ट मंथ ना हमने एक ट्रेड चैनल को ओपन किया है और उसकी वजह से जो हमारी फैमिली है वो काफी ज्यादा आगे ही बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे धोखा देके हम लोग को क्या ही मिल जाएगा। गुस्सा करते प्रिसिलिया बोल रही होती है कि तुम बोल रहे हो किसने बोला कि तुम गद्दार हो, एक बार लेटर पढ़ लो फिर तुम्हें पता चला किसने बोला कि तुम लोग गद्दार हो। मेरे पास यहाँ पे तुम लोग की गद्दारी का एविडेंस है, देखती हूँ लेटर पढ़ने के बाद में तुम क्या बोल पाते हो। वही हमने लेटर में लिखा हुआ होता है कैसे काइजर ने रेन को मारने का ट्राई किया। साथ ही रेन ने यह भी लिखा होता है कि प्रिसिलिया इस हॉलकर फैमिली संभल के रहना, देखने में ये लोग भले काफी अच्छे लगे पर ये लोग गद्दार हैं। जिनकी फैमिली में एक गद्दार हो सकता है तो ऐसा ही पॉसिबल है कि पूरी फैमिली ही गद्दार हो। इसी वजह से मैं यही बोलूँ कि इन लोग के ऊपर ना आंख बगे भरोसा मत करना। और हाँ मेरे पे जल्दी ही ना ऑफिस एम्पायर की आर्मी अटैक करने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द लोगों को भेजोगी मेरी हेल्प करने के लिए। ठीक है फिर मेरी बड़ी बहन अपना ख्याल रखना। लेटर को पढ़ते हुए विलास सोच रहा होता है कि आखिर कैसे हो सकता है और आखिर काइजर ने यंग मास्टर के ऊपर अटैक क्यों किया। प्रिसिलिया बोल रही होती है अब बताओ तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है या कहीं अब तुम ऐसा तो नहीं बोलने वाले कि मैं छोटा भाई रेन वो झूठ बोल रहा है। अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में भी उसे झूठी लिखा होगा ना। विलास बोल रहा होता है एल्डेस्ट मिस अगर यंग मास्टर कह रहे थे पक्का सच होगा, पर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो काइजर ने किया है। इस पूरे मैटर में हॉलकर फैमिली कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग को इस चीज के बारे में पता भी नहीं था। हमारी हॉलकर फैमिली यहाँ तक पहुंची आप लोग की वजह से है, तो आप लोग को धोखा देने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और हाँ मेरे पास में ना मेरी बेगुनाही का सबूत भी है। 1 महीने पहले मैंने उस बेवकूफ कायदे को लेटर लिखा था और उस लेटर में उसको मैंने क्लियरली कहा था कि यंग मास्टर का ख्याल रखे। एक बार आप ही बताइए जिस इंसान को बचाने के लिए मैंने लेटर लिखा था आखिर उस इंसान को मरवाने के बारे में मैं सोच भी कह सकता हूँ। प्रिसिलिया सोच रही होती है इसका रिएक्शन तो बता रहा है कि इसको इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ काइजर का प्लान हो, पर अभी मैं हॉलकर फैमिली के ऊपर ना भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही किसी का भी प्लान हो। अटैक मेरे भाई के ऊपर हुआ है, आज अटैक मेरे भाई के ऊपर हुआ है, कल को पॉसिबल है मेरे ऊपर या फिर मेरे डैड के ऊपर भी अटैक हो जाए। इसी वजह से इन लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। विलास बोल रहा होता है एल्डेस्ट मिस प्लीज हमारी हॉलकर फैमिली को एक मौका दीजिए, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए ना हम लोग मरने तक के लिए तैयार हैं। प्रिसिलिया बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए। विलास बोल रहा होता है कि यंग मास्टर रेन के ऊपर ऑफिस पर अटैक करने वाला है और उनकी हेल्प करने के लिए हमारे साथ ट्रूप्स तो जाएंगे ही। हमारी ट्रूप्स को लीड करने के लिए मैं अपनी इकलौती बेटी रोजी को भेजूंगा ताकि वो जाकर यंग मास्टर की हेल्प कर सके। प्रिसिलिया बोल रही होती है क्या रोजी वो तो अभी 18 साल की हुई है ना, और ऊपर से अभी वो नाइट अकेडमी में पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। अगर रोजी को कुछ भी हो गया तो तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे हॉलकर फैमिली की इकलौती वारिस है। क्या तुम अपनी वारिस के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार हो?
विलास हॉलकर बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने कहा था, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग मरने तक के लिए तैयार हैं। यंग मिस, मैंने एक बात ना सिर्फ कहने के लिए नहीं बोली थी, अपनी इकलौती बेटी को वहाँ पे भेज के मैं प्रूव करूंगा कि हमारी जो हॉलकर फैमिली वो आप लोग के लिए कितनी लॉयल है। यंग मिस, मुझे पता है कि मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती करी है और अगर आपकी जगह कोई भी होता तो हम पे ऐसे ही शक कर रहा होता, लेकिन प्लीज हम लोग को बस लॉयल्टी को प्रूव करने का एक मौका दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि यंग मास्टर को बचाने के लिए हम लोग अपना बेस्ट देंगे। तभी जो हमारी प्रीसिया होती है वो गन को टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलती है कि रोजी पे नजर रखना, अपने किसी बहुत ही पावरफुल मेज को ना उसके पीछे लगा दो। अगर उसने वॉर के अंदर कुछ भी करने का ट्राई किया तो उसे वहीं पे खत्म कर देना। वही सीन चेंज होता है, हमें ऐसी सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सिटी के बाहर और वे संपाय की आर्मी पहुंच गई होती है। ड्यूक कैस्टाइल बोल रहा होता है तो ये है एस्लिंग सिटी। एल्ड्रिक बोल रहा होता है हाँ ड्यूक, ये है आपकी एस्लिंग सिटी। एक बार हम लोगों ने ये वॉल तोड़ दी फिर सिटी आपकी हो जाएगी। वैसा आपको पता है लॉर्ड कैस्टाइल, ये वॉल टूट गई थी। इतने कम टाइम में इसको रिपेयर कराने के लिए पक्का से उसने मैजिक का यूज किया होगा, वरना इतने कम टाइम में पूरी वॉल बनाना और उसके सामने एक मॉडी बनाना काफी तो मुश्किल था। हंसते हुए कैस्टाइल बोल रहा होता है कि सच में वो रेन ना बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसने अपने मेजेस का यूज किया है सिटी वॉल को रिपेयर कराने के लिए। लगता है कि उसको पता नहीं है कि वॉर के अंदर मेजेस की क्या वैल्यू होती है। एल्ड्रिक बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। रेन एडगर ने अपनी वॉल को रिपेयर करा लिया है जिसकी वजह से हमें फाइट करने में दिक्कतें आएंगी, तो इसमें तो हमारी दिक्कतें ही है ना, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि मान लो अगर कोई पहाड़ी इलाका होता और उस रेन एडगर ने फिर यहाँ पे सिटी वॉल बनवाई होती तो ये काफी समझदार डिसीजन होता, पर ये तो एक प्लेन है जिसके बीच में एक छोटी सी रिवर आ रही है। यहाँ पे उसने वॉल बनवा के बहुत बड़ी बेवकूफी करी। मान लो एक बार उसकी जो वॉल थी ये टूटी हुई होती और वहीं जो उसकी मेजेस है उनके पास में पावर होती, तो उसके जो मेजेस है वो हमारे बहुत सारे लोगों को ना ऐसे ही मार पाते, पर अब उसके पास वॉल तो है लेकिन मेज नहीं है। इसी वजह से उसको हमसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर उसके सोल्जर से वो एरो से अटैक करेंगे तो हमारे पास में भी शील्ड है, वो लोग लिटरली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम लोग काफी इसी वॉल को ब्रेक करते हुए अंदर एंटर कर जाएंगे। एल्ड्रिक बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल, आप तो जीनियस हो, सच कहूँ तो मैंने आपके जैसा समझदार इंसान ना आज से पहले कभी नहीं देखा। जनरल बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल, मेरे हिसाब से हमें बॉर्डर फोर्ट्रेस पर अटैक करे कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करते पहले अपने कुछ सोल्जर्स को भेज के पूरे फोर्ट्रेस को घिरवा देते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट सिटी पे अटैक करेंगे और उन्हें हरा देंगे। हमारे पास में पूरे 1 लाख की आर्मी है, अगर सभी एक साथ में अटैक करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, टुकड़ों में अटैक करके ना हम काफी से जीत सकते हैं। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ये बोलना चाहते हो कि मैं यहाँ पे इतना कैपेबल नहीं हूँ कि उसकी सिटी वॉल को ब्रेक कर सकूं, इसी वजह से उस कमीने को हराने के लिए मेरे को ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। लगता है कि जनरल तुम मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर ना काफी ज्यादा शक कर रहे हो। अपने घुटनों पे आते हुए जनरल बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल, आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं तो छोटा मोटा जनरल हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपकी कैपेबिलिटी पे शक करूँ, मैं बस यहाँ पे एडवाइस कर रहा था और कुछ नहीं। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि अपनी एडवाइस को ना अपने पास रखो, तुम यहाँ पे इस तरीके का यूज करने के लिए बोल रहे हो वो एक बहुत ही घटिया तरीका है। अगर हम लोग यहाँ पे वॉर करने के लिए आए हैं तो कुछ लोग तो मरेंगे ही ना, वॉर में जानों को बचा के हमें क्या ही मिल जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने वॉर पे आने से पहले बहुत सारे नए बंदों को रिक्रूट किया है, जैसे हर वॉर में हम उन लोगों को फिर बकरियों को यूज करते हैं, इसमें भी करो। हर बार की तरह इस बार भी सेम टेक्टिक का यूज करते हुए हम लोग इजिली जीतेंगे। फिर जो हमारा कैस्टाइल होता है वो अपने मेज को बोलता है मेरे साथ में चलो, चल के उस कमीने रेन के ना थोड़े मजे लेके आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेन को, जो कि अपने सिस्टम के दिए हुए मिशन को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि पूरे 15 दिन से वो ट्राई कर रहा है अच्छे लोग को रिक्रूट करने के लिए, पर उसे कोई भी हाई एट्रीब्यूट वाला बंदा मिल ही नहीं रहा और इसी वजह से 15 दिन से उसका टास्क वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पे लिया आते हुए रेन को बताती है कि ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल हमारे बॉर्डर पे आए हैं, उन्होंने कहा है ना कि उनको आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। रेन बोल रहा होता है क्या ड्यूक कैस्टाइल मिलने के लिए आए हैं, चलो देखते तो हैं कि आखिर ये कमीना क्या बोलना चाहता है। आगे जो हमारा रेन होता है वो बॉर्डर पे आ गया होता है। कैस्टाइल बोल रहा होता है रेन एडगर, ये महान ड्यूक तुम्हें एक मौका देने के लिए आए हैं। रेन बोल रहा होता है ये बड़ा जो कि शक्ल से बेवकूफ दिख रहा है, ये ड्यूक कैस्टाइल है क्या। हंसते हुए रेन के सोल्जर बोल रहे होते हैं हाँ लॉर्ड यह ड्यूक कैस्टाइल। लिया बोल रही होती है हाँ मास्टर रेन, ये बेवकूफ और कोई नहीं ड्यूक कैस्टाइल ही है। गुस्सा करते हुए कैस्टाइल बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, तुम्हारे फादर में भी इतनी हिम्मत नहीं है ना क्यों मुझसे ऐसे बात कर ले और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। रेन बोल रहा होता है ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल, ये ना मेरी सिटी है और मैं यहाँ पे जो चाहूंगा वो कहूंगा, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हें एक मौका देने के लिए आया था, इससे पहले कि मैं इस सिटी के अंदर खून की नदियां बहा दूं तुम सरेंडर कर दो।
इससे तुम अपनी सिटी के ना बहुत सारे लोगों को बचा पाओगे। रेन बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे एक मौका देने के लिए आए थे, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक काफी अच्छा चांस दे रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी 1 लाख की आर्मी और तुम सेफ रहो तो फटाफट से मेरी टेरिटरी से भाग जाओ, क्योंकि मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि वॉर के स्टार्ट होने के बाद में तुम और तुम्हारी आर्मी जान के लिए भीख मांगोगे। कैस्टाइल बोल रहा होता है रेन एडगर अभी तुम काफी एरोगेंट बन रहे हो, तुम जिस फैंटेसी में जी रहे हो ना उससे बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जितना लग रहा है ना मुझे रहना उतना आसान नहीं है। मैं यहाँ पे अपने साथ में पूरे 1 लाख सोल्जर्स को लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक इशारे पे वो तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक करेंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, हाथों सरेंडर कर दो वरना फिर इस वॉर की आग में तुम मुझे झुलस के मारे जाओगे। रेन लिया से बोलता है कि ये जो कैस्टाइल है ना ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। लिया इस कमीने को बताओ कि हमारे बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर ज्यादा बोलने का अंजाम होता है। तभी जो हमारी लिया होती है वो अपने स्कर्ट को ऊपर करते हुए डैगर को बाहर निकाल लेती है और ड्यूक कैस्टल की तरफ बहुत ही फोर्स से डैगर को फेंक भी देती है। तभी कैस्टल के सामने एक मेज आते हुए बोल रहा होता है ड्यूक केयरफुल रहिए, लेकिन हम देखते हैं लिया का डैगर उस मेज की बैग को काफी इजीली तोड़ देता है और कैस्टाइल के गाल के ऊपर एक कट लगा देता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। घबराते हुए मेज बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल आप ठीक तो हो ना। वहीं गुस्से में कैस्टाइल बोल रहा होता है रेन तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, मेरा ये 1 ड्रॉप ब्लड ना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। रेन बोल रहा होता है ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल तुम मुझे यहाँ पे अटैक करने के लिए कंप्लेन कर रहे हो, सच कहूँ तो ये एक वार्निंग थी, अगर हमें तुम्हें मारना होता तो कभी भी ये शॉट मिस नहीं होता और अभी तक तुम्हारी ये गर्दन तुम्हारी बॉडी से कट के अलग हो गई होती। वापस लौटते हुए कैस्टाइल बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया मैं याद रखूंगा। रेन एडगर जल्दी मुलाकात होगी बैटलफील्ड में। रेन भी सलियाना से कहता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी हमारे ऊपर ना ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी अटैक कर देगी। फिर जब कैस्टाइल अपने लोग के पास वापस पहुंचता है तो जनरल पूछता है लॉर्ड कैस्टाइल आखिर ये क्या हुआ, आखिर आपके गाल के ऊपर एक कट कैसे लग गया। कैस्टाइल बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है जो कमजोर होते हैं वो स्नीक अटैक करते हैं, वैसे उस कमी रेन ने ना मेरे पे स्नीक अटैक किया, अपनी आर्मी को तैयार करो हम अभी कभी जा रहे हैं अटैक करने के लिए। उस कमीने ने अभी बॉर्डर्स के ऊपर मैं काफी ज्यादा मजाक उड़ाया है, आज रात को मैं उस कमीने को उल्टा टांग के टॉर्चर करूंगा तब जाके मुझे यहाँ पे शांति मिलेगी। शॉक होते हुए जनरल बोल रहा होता है क्या हाथों अटैक करना है, लॉर्ड कैस्टाइल आखिर हम लोग हाथों अटैक कैसे कर सकते हैं। ऐसे सिटी के बॉर्डर्स पर जल्दी पहुंचने के लिए हमारे लोग लगातार 3 दिन से भाग रहे हैं, ना ही उन लोगों ने सही से खाना खाया है और ना ही उन लोगों ने रेस्ट किया है, ऐसे में उनको ये बोलना कि हाथों जाके अटैक करो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। प्लीज आप मेरी बात मानिए, हमें आज अटैक नहीं करना चाहिए, हम अपने सोल्जर्स को पहले हाफ डे का टाइम देते हैं ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके, कल तक वो लोग पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे और पूरी पावर के साथ में अटैक भी कर पाएंगे। तभी जनरल को मारते हुए कैस्टाइल बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें जनरल किसने बना दिया, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन मेरे साथ दौड़ने की वजह से तुम लोग थक चुके हो, इतने कमजोर होने के बावजूद आखिर तुम खुद को ऑर्बिस एम्पायर की आर्मी कैसे कह सकते हो। हमारी आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल की हुआ करती थी, वो लोग तुम्हारे तरह डरपोक नहीं थे जो कि फाइट करने से डरे। सोल्जर बोल रहा होता है लॉर्ड कैस्टाइल प्लीज शांत हो जाइए, मैं यहाँ पे कोई भी डर नहीं रहा, असल में बात यह कि 3 दिन तक दौड़ने की वजह से सभी लोग काफी थके हुए हैं और चलिए मान लीजिए आप हमको सोने का टाइम नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग को अटैक करने के लिए सबसे पहले पानी के ऊपर से ब्रिज बनाना होगा और साथ ही जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनको भी तैयार करना होगा। जब तक हम लोग ये 2 काम ना कर ले उससे पहले हम लोग कैसे अटैक करेंगे, अगर हम लोगों ने पानी को तैर के पार किया ना तो वो अपने एरो का यूज करते हुए बीच में ही मार देंगे, और वैसे भी यहाँ पे जल्दबाजी करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारे सोल्जर्स की जाने इतनी भी सस्ती नहीं है कि हम उनको फ्री में मरवाने जाएं। बाकी सारे सोल्जर्स भी जनरल को सपोर्ट करते हुए बोल रहे होते हैं हाँ लॉर्ड कैस्टाइल हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हम आपको वादा करते हैं कि रिकवर करने के बाद में हम पूरी पावर से अटैक करेंगे। चिल्लाते हुए कैस्टाइल बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो और तुम लोगों को फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसी वजह से फाइट करने से तुम सभी लोग मना कर रहे हो। आखिर सोल्जर्स होने के बावजूद भी तुम्हें वॉर टैक्टिक्स के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता, अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर सबसे ज्यादा वॉर किसने जीती है। जिन भी लोगों ने वॉर में टाइम वेस्ट किया है वो लोग पक्का से हारे हैं, अगर तुम वॉर लड़ रहे हो तो तुम्हारे लिए स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है। अभी जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनको लग रहा होगा कि हम 1 दिन का रेस्ट लेंगे उसके बाद उनके ऊपर अटैक करेंगे, इसी वजह से वो लोग बिल्कुल भी ना हमारे अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, लेकिन वही हम लोग उनके ऊपर हाथों हाथ अटैक करेंगे जिससे कि हम उन सभी सोल्जर्स को ना ऑफ गार्ड मार सके। वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आए हैं, हम उनके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, ऐसे में हम लोग स्लो नहीं हो सकते। तभी एक दूसरा सोल्जर बोलता है लॉर्ड कैस्टाइल लेकिन ये ठीक नहीं है। कैस्टाइल बोल रहा होता है कि ये मेरा ऑर्डर है, अभी के अभी हमारी आर्मी को तैयार होने के लिए हम अभी अटैक करेंगे, मुझे यहाँ पे तुम लोग के ना कोई बहाने नहीं सुनने। आगे हमें ऑर्बिस एम्पायर के मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं कि लगातार 2 दिन और 3 रातें हो चुकी है हम तब से दौड़ रहे हैं, दौड़ने की वजह सच में हम लोग ना काफी थक चुके हैं,
पता है मुझे तो किसी ने कहा था कि सोल्जर बनना बहुत आराम का काम होता है, लेकिन सच कहूँ तो इसे थकाऊ काम ना और कोई नहीं होता। तो भी दूसरा सोल्जर बोलता है गेस करो मैंने यहाँ पे आते वक्त क्या देखा था। बाकी सोल्जर बोलते क्या देखा था। देखो प्लीज सस्पेंस क्रिएट मत करो, फटाफट से बता दो। खुश होते हुए सोल्जर बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे पास ही में शीप्स को देखा था, अगर हम लोग अभी जाएंगे ना तो हमको पकड़ के लेके आ सकते हैं। बाकी सारे सोल्जर खुश होते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुमको शीप दिखा था, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। लगता है कि आज रात को हम लोगों को बहुत टेस्टी मील मिलने वाला है। आज सब लोग दबा के खाएंगे और आराम करेंगे, उसके बाद हम पूरी पावर से ना हम कल वॉर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हैं ना उनकी कल पहली वॉर होने वाली है। तभी उन लोग के पास जनरल आते हुए बोलता है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग हाथों हाथ निकल रहे हैं अटैक करने के लिए। शॉक होते हुए सोल्जर्स बोल रहे होते हैं क्या हम लोग अभी जा रहे हैं। फिर वो अपने जनरल से कंप्लेन करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। आपको तो पता है ना कि हम लगातार 3 दिन से दौड़ रहे हैं और हम लोग काफी ज्यादा भूखे भी हैं। एटलीस्ट वॉर के स्टार्ट होने से पहले हमें पेट पर खाना दे दीजिए, इसके बाद में भले हम लोग फाइट कर सकते हैं। लेकिन जनरल होता है उनको साफ साफ मना कर देता है कि लॉर्ड कैस्टाइल के ऑर्डर है, हमें अभी वॉर को स्टार्ट करना होगा। खाना खाना और सोने से बेकार कामों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वही रोते वो सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। आगे हम देखते हैं वो सारे के सारे सोल्जर सिटी वॉर की तरफ काफी तेज से आगे बढ़ते हैं। रेन का जनरल से पूछता है मास्टर रेन, जो एनिमी की आर्मी थी ना वो हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या हम लोग उनके ऊपर अपने एरो को यूज कर सकते हैं क्या। लेकिन तभी रेन ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो सोल्जर्स ब्रिज को बिल्ड नहीं करते, बल्कि पानी में जंप करते हुए स्विम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रेन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने बेवकूफी भरा काम क्यों कर रहे हैं। रेन अपने जनरल से पूछता है कि क्या हमारी आर्मी के अंदर ऐसा कोई बंदा मिल सकता है क्या जिसने की पहले भी ऑर्फिस एम्पायर के लोगों से फाइट कर रखी है। जनरल बता रहा होता है मास्टर रेन, ऑर्फिस एम्पायर के खिलाफ ना मैं पहले काफी ज्यादा फाइट कर चुका हूँ और मुझे यहाँ पे उन लोगों के बारे में काफी कुछ पता भी है। रेन बोल रहा होता है अच्छा ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे मुझे यहाँ पे एक बात जानी थी कि आखिर ऑर्बिस एम्पायर के लोग ये थके थके से क्यों लग रहे हैं। इन लोगों की शक्ल पे लिखा हुआ है ना कि लोगों ने कुछ भी नहीं खा रखा। मुझे बस ये जानता कि नॉर्मली क्या सोल्जर्स इसे थके हुए रहते हैं क्या, या फिर जो सोल्जर्स मेरे सामने अभी खड़े हैं वो काफी ज्यादा थके हुए हैं। जनरल बताता है मास्टर रेन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना ये सारे के सारे बंदे नए रिक्रूट्स हैं। जो ऑर्बिस एम्पायर के लोग हैं ना वो किसी वॉर में जाने से पहले बहुत सारे बंदों को रिक्रूट करता है। और हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, देख के लग रहा है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा भूखे हैं। ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। रेन बोल रहा होता है क्या ये सभी लोग भूखे हैं, लेकिन आखिर जो ड्यूक कैस्टाइल था वो अपने लोगों को भूखा यहाँ पे क्यों लेके आया। अगर ये लोग भूखे वजह से थके हुए रहेंगे तो अच्छे से फाइट कैसे करेंगे। क्या सच में ड्यूक कैस्टाइल जानबूझ के इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। जनरल बोलता है मास्टर रेन, अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे 2 चीजें पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहला ये हो सकता है ग्रैंड ड्यूक कैस्टाइल के पास में बहुत ही कम खाना बचा हुआ हो, इसी वजह से वो यहाँ पे सभी लोगों ने प्रॉपर्ली खाना नहीं खिला पाए और आधे पेट इन सोल्जर्स को फाइट करने के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पे इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि आज से पहले भी कई बार ऑर्बिस एम्पायर के लोगों ने हमारे पर अटैक कर रखा है। तो ऐसे में ये लोग खाना आने में चूक कर दे ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी है हो ना हो वही सच होगी। रेन बोल रहा होता है रुक क्यों गए, अपनी बात को कंटिन्यू करो। जनरल बताता है कि ड्यूक कैस्टाइल अपने लोगों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, चाहे वो लोग मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने जितने भी नए रिक्रूट्स थे ना उन सभी लोग को आगे भेज दिया ताकि हम अपने एरोस को इनके ऊपर यूज कर लें और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज वो खत्म हो जाए। वो हमारे डिफेंस को कमजोर करने के लिए ना अपने लोगों को मरने के लिए भेज रहा है। शॉक होते हुए रेन बोल रहा होता है तुम्हें क्या बोल रहे हो, आखिर कोई बंदा अपने लोगों को मरने के लिए कैसे आगे भेज सकता है। और स्पेशली ये सभी लोग तो कैस्टाइल के लिए काम कर रहे हैं ना। अगर ये कमीना ऐसे काम करता है तो क्या एम्परर और बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा क्या। जनरल बोल रहा होता है लॉर्ड रेन, आप काफी ज्यादा अच्छे हो और आपको इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। बहुत ही कम ऐसे लॉर्ड्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो आप और ग्रैंड ड्यूक अल्फेरिया, आप दोनों ही ना अपने पोजीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे लोग हो और अपने लोगों की जान से ना वो काफी ज्यादा फर्क भी पड़ता है। आप लोग के अलावा जितने भी लोग बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं ना उन्हें अपने लोगों से फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग ड्यूक कैस्टाइल की तरह हैं, जो कि अपने लोगों को ना मोहरों की तरह यूज करते हैं। रेन सोच रहा होता है कि जितना मैं सोचा था कैस्टाइल उससे बड़ा कमीना है। अब तो मैं इस कमीने को ऐसा फंसाऊंगा ना कि जिंदगी में कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले मैं इस कमीने के ऊपर इजी जाने वाला था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर ये अंदर से कितना घटिया है और ऐसे बंदे को छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जनरल बोल रहा होता है मास्टर रेन, हमारे पास में ना काफी सारे एरोज हैं, इतने तो है ही ना कि जितने भी नए रिक्रूट्स हैं हम उन सभी को मार लें। जो नए बंदे होते हैं उनके डिफेंस काफी ज्यादा वीक होते हैं, हमारे एरोज के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर आप हमें कमांड दें तो इन्हें शूट करते हम अभी मार दें। तभी रेन बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो हम यहाँ पे इन लोगों को शूट नहीं करेंगे। ये सुनकर जनरल होता है वो काफी शॉक हो गया होता है कि आखिर हमारा रेन क्यों से अटैक करने से मना कर रहा है।
अगर वो लोग अटैक नहीं करेंगे तो वो लोग पक्का से हार जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारिन कितना स्मार्ट है, अब वो यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।